हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के एक न्यू सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इनॉग्रेट किया गया है 1 जुलाई को ग्वालियर में। अब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या होता है, क्या वर्क होता है इसका, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और ये जो नया सेंटर इनॉग्रेट किया गया है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक न्यू चैनल है और इस पर मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत भी है, तो आई वांट कि आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। अब चलिए बात करते हैं इस न्यूज की। देखिए, ये PIB की क्लिप है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर। कहाँ पर? ग्वालियर में। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है ये हॉर्टिकल्चर को इस रीजन में, जो ग्वालियर रीजन है, वहां पर बूस्ट करेगा। इसके अलावा ग्वालियर रीजन के अलावा वहां की जो 21 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इसके आसपास वाले, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 जुलाई की न्यूज है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इसको किसने इनॉग्रेट किया है। देखिए, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी और ये वहीं पर है, ये बागवानी बोर्ड, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये कौन से मिनिस्टर है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, नया सेंटर कहाँ पर? ग्वालियर में। अब बात है कि ये तो किया है ग्वालियर में, बट इसके अलावा कोई और सेंटर भी है NHB का मध्य प्रदेश में। तो एक और है, कौन सा? भोपाल में है। ठीक है, एक और सेंटर है भोपाल में। ठीक है, ये पहले से है। अब मध्य प्रदेश में कितने सेंटर हो गए? 2 हो गए। देखिए, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसके पूरे इंडिया में जनरली हर स्टेट में एक एक सेंटर है। मध्य प्रदेश में भी एक सेंटर था, अब यहाँ पे एक और कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर है क्या बेसिकली। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है प्लांट एग्रीकल्चर की। ठीक है, प्लांट की खेती करते हैं उसकी एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो किसके साथ डील करती है? गार्डन क्रॉप्स के साथ डील करती है, लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ठीक है, इन सभी के साथ ये डील करती है हॉर्टिकल्चर। ये जो वर्ड है हॉर्टिकल्चर, वो कहाँ से आया है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, हॉर्टस मतलब की होता है गार्डन और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो गार्डन कल्टीवेशन, दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टस कल्चर। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया। ओके, ये जो हॉर्टिकल्चर है उसके इंडिया में, तो इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर किसको बोला जाता है? MH मारी गोवड़ा। MH मारी गोवड़ा, देवी गौड़ा जैसा नाम है। ठीक है, मारी गोवड़ा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, यूज ऑफ हाई वैल्यू। तो बेसिकली क्या है हॉर्टिकल्चर? एक आर्ट है, साइंस है डेवलपमेंट की। ठीक है, जिससे कि आप प्लांट्स को डेवलप कर सके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, उसकी मार्केटिंग कर सके, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कमा पाए। ठीक है, प्लांट्स को आप उगा के ज्यादा से ज्यादा कमा पाए बेसिकली। ठीक है, तो ये है, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक है, क्रॉप्स कैसी कैसी आती हैं? लाइक आपके प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, तो इन डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो फ्लावर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें, ये सभी आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी प्लांट उगाओगे तो पोल्यूशन रिड्यूस होगा, ये फायदा है। टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है वो भी रिड्यूस होगा, वो फायदा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को स्किल्ड लोग होंगे। ठीक है, एक टेक्निक होती है इसके भी वर्क करने की। ठीक है, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, रिक्रिएशनल एरियाज हो रहे हैं, प्लांट फ्लावर्स वगैरह लगा रहे हो तो गार्डन वार्डन है, तो उस वजह से इंटरटेनमेंट की जगह बढ़ रही है, फ्रेश एयर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो ये जो प्रोसीजर है ना, थोड़ा कॉस्टली होता है एक चीज तो। ठीक है,
वेल मैनेज करते हो तो कॉस्टली रहेगा, तो प्रोसीजर कॉस्टली है। मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह है या हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो ये क्या होता है, इनका मेंटेनेंस काफी हाई होता है, काफी टाइम लगता है उसमें, कॉस्टली भी होता है, ठीक है। 3-3 साल 5-5 साल लगते हैं कुछ फ्रूट्स को करने के लिए, तो मेंटेनेंस काफी हाई होता है, उनमें कीड़े वगैरह जल्दी लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर ह्यूज लेबर फोर्स, ठीक है, जितनी ज्यादा आपको इसको करेंगे ये इनका प्रोडक्शन, तो आपको लेबर फोर्स भी चाहिए होगी, और लेबर भी ऐसी वैसी नहीं चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। इसकी भी एक तरीका है उगाने का, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तो स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। टेक्निक्स आर नेसेसरी। हेक्टिक और हार्ड प्रोसीजर होता है, फ्रूट्स वगैरह उगाना ज्यादा हेक्टिक और हार्ड होता है, ठीक है, इसीलिए जो हम बोलते हैं खेती वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। ओके, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर समझ आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। ये क्या है, NHB शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये सेटअप किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 1984 में, ठीक है, अप्रैल 1984 में। कब किया गया था, अप्रैल 1984 में, और किसके द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्यों किया गया था, यहाँ पर एक कमेटी थी, ग्रुप ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज, पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, मिल्क वगैरह है वो भी खराब हो जाते हैं, तो इस पर एक कमेटी थी, ग्रुप ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इसकी रिकमेंडेशन पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इस कमोडिटी के ये जो आपकी कमेटी है, इस कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब ये बहुत जाना पहचाना नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए इनका नाम आपने कहाँ से सुना है, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये गुरुग्राम में है, ठीक है। इसके अलावा इसके फील्ड ऑफिसेस भी हैं जो पूरे ऑल ओवर द कंट्री लोकेटेड है, ठीक है। ये हेडक्वार्टर क्या करता है, तो मॉनिटर करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड एक्टिविटीज, जो भी गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वो, और ये जो फील्ड ऑफिसेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, ये सब काम करता है, ठीक है। इस चीज के बारे में भी बताता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, देखिए इसकी साइट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कृषि और किसान मंत्रालय, भारत सरकार, इसके अंदर आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसकी ये ऑफिसेस हैं, ये देखिए आंध्र प्रदेश में, जनरली हर स्टेट में एक है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 हैं, जनरली इसके सभी स्टेट्स में एक एक ही है, कुछ स्टेट हैं जिनमें 2 हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, कुछ में 3 है, ठीक है, यूपी, जैसे महाराष्ट्र में 4 है, तो मध्य प्रदेश में 2 है, पहले एक ही था भोपाल में, अब ग्वालियर में भी बना दिया गया है, इसके बाद 2 गए, ये जो बनाया ना उसके बाद 2 होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई में है, नागपुर में है, नासिक में है, पुणे में, तो महाराष्ट्र में 4 है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा, मतलब काफी सारी पॉपुलेशन रहती है, इसी तरह से यूपी भी बहुत बड़ा एरिया है, तो ज्योग्राफिकल एरिया अगर बड़ा है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो फिर वहां पे ज्यादा सेंटर बना दिए गए। इसी तरह से राजस्थान, सिक्किम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 है, तो इनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 2 है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो मेन सेंटर वो कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया गुरुग्राम है, बाकी इसकी फील्ड ऑफिसेस है ये सभी, जैसे कि ये बनाया गया है ग्वालियर में वो, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक है, पूरी उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है हमको। टू help in coordinating sustaining the production and processing of fruits and vegetables, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से करना है, ठीक है। तो इनको किस तरह से सस्टेन करना है, लाइक हमने पोटैटो जितने भी हैं उनको यूज कर लिया, बाकी के चिप्स बना दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोटैटो अगर मार्केट में जितनी जरूरत थी उतने हमने यूज कर लिए, बाकी पोटैटो खराब हो उससे पहले हम उसकी चिप्स बना दें। सेम इसी तरह से टोमेटो को टोमेटो सूप बना दिया। तो ये वाली जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई भी है, एक लेक्चर है मेरा फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो उस पर मैंने ये सब कुछ डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो
इसका बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ये इसकी साइट है, आप देख सकते हो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, तो काफी सारी स्कीम्स हैं, उनको ये बताती है और कोऑर्डिनेट करती है जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनके साथ। ठीक है, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट क्या है इसमें, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात चलती है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ये किया गया है। तो क्यों किया गया है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का एक ऑफिस, एक सेंटर। तो मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है, जिसका एरिया वाइज हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। फर्स्ट कौन है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे मध्य प्रदेश ये भी बताएगा। ठीक है, सेकेंड एरिया वाइज है। ओके, इज रैपिडली डाइवर्सिफाइंग इनटू हॉर्टिकल्चर सेक्टर फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का और फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स में। ठीक है, वेजिटेबल्स में कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फ्रूट्स की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया में हम बात कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर हम इसमें एक और सेंटर बनाएं और इसका ज्योग्राफिकल एरिया, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उससे काफी सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो दूर है। ठीक है, जिनकी फिजिकल डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है और इस वजह से जो वहाँ के फार्मर्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं, वो बेनिफिट नहीं ले पाते, नई नई टेक्निकल गाइडेंस नहीं ले पाते, जो नई नई स्कीम्स आती हैं उनके बारे में पता नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि भोपाल वहां से दूर है। ठीक है, ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, नई नई जो टेक्निकल गाइडेंस चाहिए वो नहीं ले पाते, उसके बेनिफिट नहीं ले पाते, और इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, ग्वालियर में बनाया गया है। देखिए, ये है मध्य प्रदेश का मैप। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अब भोपाल से ग्वालियर, ये है देखिए ग्वालियर। ठीक है, और ग्वालियर वाला जो रीजन है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और इसी वजह से यहाँ पे खोला गया है ये सेंटर। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि इस साइड भी तो खोला जा सकता है। ठीक है, तो लाइक जबलपुर है, कटनी है, यहाँ भी तो खोला जा सकता है क्योंकि ये भी काफी दूर पड़ जाते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में कभी यहाँ पर भी ओपन किया जाए ये। ठीक है, तो अभी ग्वालियर में किया गया है, तो इससे क्या होगा, ग्वालियर वाले रीजन को फायदा होगा। भिंड मुरैना ये वाला, ठीक है, यहाँ से कौन सी रिवर जाती है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो भिंड मुरैना श्योपुर इन सभी को फायदा मिलेगा। इवन यहाँ तक ये सभी जो 21 डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्स ये हैं, तो सभी को फायदा मिलेगा, कोई सा भी इसे ले सकता है फायदा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना, यहाँ से अगर हम बात करें गुना से भोपाल की डिस्टेंस और ग्वालियर की, तो करीब गुना से भोपाल जाने में 3 घंटे लगते हैं, ग्वालियर 4, तो अप्रॉक्स बराबर ही है। तो यहाँ वाले सब लोग है ना वो इससे फायदा ले सकते हैं। तो ग्वालियर रीजन तो ले ही सकता है, भिंड मुरैना वगैरह ये भी ले सकते हैं और ये आसपास। ठीक है, न्यू फ्यूचर यहाँ भी कहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो ये क्या करेगा, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा पहली चीज तो इस रीजन में जहाँ पे खोला गया है, ग्वालियर के आसपास के रीजन में। इसके अलावा यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, वो यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी नई स्कीम आएंगी उनके बारे में ये लोगों को बताएंगे कि क्या स्कीम्स हैं क्या। जैसे आपने देखा होगा डीडी किसान पर आता है, पहले DD1 पे भी इस तरह के प्रोग्राम आते थे कि किसानों को बताया जाता था कि आपको कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, क्या फसल में क्या प्रॉब्लम हो गई है, कौन से कीड़े लग गए तो आप क्या कर सकते हो, फोन लगा के पूछ सकते हो। तो वो घर से भी किया जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग नए नए तरीके बताएंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं, आप कौन सी फसल उगाओगे, क्या चीज करोगे, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी या किस तरह से है। ठीक है, कौन सा बीज बोया जाए वो फायदा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से है। ओके, अब जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे हॉर्टिकल्चर ये लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, स्किल डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी मैंने आपको बताया स्किल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत इंडिया में बन रहा है, तो ये कोई भी चीज इंडिया की है तो आत्मनिर्भर भारत को तो सपोर्ट करेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब ये हमारा लक्ष्य यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका आंसर मुझे आप जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो उसके 2 फायदे, एक तो आपको मुझसे कनेक्ट होने का भी एक रास्ता मिलता है और मुझे भी ये पता चलता है कि आपको चीज समझ आ रही है। ठीक है, इवन आप मुझसे कुछ चाहते हैं कि आप मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 लोगों के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कनेक्शन होना जरूरी है और इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके,
क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर हम लाइव क्लास ले रहे होते तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट बहुत ईजिली हो जाता है, वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।